Hello students, I hope you all are fine. As you all know, I am your physics teacher. Students, this is the time of lockdown and a lot of your precious time is getting wasted if you are not doing self-study, right? So I always emphasize upon self-study, so please do that. And apart from that, I have made a short video lecture on NCERT based, right? So go ahead, watch this video completely, do not skip it, and write the points, whatever I'm saying verbally. So go through the video. So welcome back. बच्चों आज हम थोड़ा सा कुछ एक दो पॉइंट रिवाइज करने जा रहे हैं बच्चों। जैसे पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, बट अगेन आई जस्ट वांटेड टू हाईलाइट। ठीक है, तो पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर क्या होता है? सपोज आपको ये वेक्टर ए दिख रहा है, ठीक है। अगर वेक्टर ए से पैरेलल में अगर कोई वेक्टर है और उसका मैग्नीट्यूड भी ए के बराबर है, राइट, पैरेलल में मैग्नीट्यूड भी, तो इसको भी हम वेक्टर ए कहेंगे, ठीक है। और अगर यही वेक्टर को सेम मैग्नीट्यूड का उठा के हम यहाँ पे आगे रख देंगे, राइट, तो इसको भी हम वेक्टर ए कह सकते हैं, ठीक है। तो सिमिलरली सपोज ये बी वेक्टर है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है बी के बराबर, इसको उठा के मैंने यहाँ पे रख दिया, ठीक है। सेम मतलब हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल इंक्लाइन पे सेम मैग्नीट्यूड का, जिसका मैग्नीट्यूड बी है, तो इसको भी हम बी वेक्टर बोलेंगे। क्यों? क्योंकि हमने ये चीज़ पहले से डिस्कस करी थी कि वेक्टर में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, ठीक है। तो इस फिनोमेना को हम पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर कहते हैं, है ना। अगर सपोज ये वेक्टर बी है, इसको मैं सेम उठा के यहाँ पे भी ऐसे रख सकता हूँ सेम मैग्नीट्यूड का, तो ये वेक्टर बी कहलाएगा। और ये वेक्टर बी है, सेम मैग्नीट्यूड को उठा के यहाँ पे भी रख सकता हूँ, लेकिन अगर मैं डायरेक्शन बदल दी तो ये माइनस बी वेक्टर हो जाएगा। तो आई होप आपको पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर समझ में आया होगा। और आप मैथ्स में पढ़ते हैं, जब भी आप एंगल मेजर करते हैं, यहाँ से 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, फिर 360 डिग्री, ऐसे काउंट करते हैं, ठीक है। तो सपोज हम मान लेते हैं यहाँ पे ये जो एंगल है ये थीटा है, तो ये आपस में 90 डिग्री है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा, ठीक है, 90 माइनस थीटा। तो सपोज़ ये अगर आप देखेंगे तो ये आपके पास एक तरह का ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो इसको ऐसे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका एंगल है 90 माइनस थीटा वाला। तो अब आप क्या करेंगे, सपोज़ हमसे पूछा गया है कि अगर साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है। अब आप देखिए ये एंगल है, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, ये हाइपोटेनस होगा, ठीक है। तो साइन निकालना मतलब परपेंडिकुलर बाई बेस। लेकिन आप ध्यान से देखिए ये एक रेक्टेंगल है, तो ये वाली जो साइड होगी ये भी सेम होगी और ये वाली साइड इसके सेम होगी, ठीक है। तो परपेंडिकुलर बाय बेस बाय हाइपोटेनस निकाला था हमने, मतलब इसको हम इससे रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। ये डिवाइड बाय ये, तो इस ट्रायंगल में अगर हम देखेंगे कि ये बेस डिवाइड बाय हाइपोटेनस होगा तो क्या हो जाएगा इस ट्रायंगल के लिए, इस ट्रायंगल के लिए हो जाएगा कॉस थीटा। तो यहाँ से हमें समझ में आ गया कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर क्यों होता है। सेम आप कॉस 90 माइनस थीटा के लिए भी निकाल सकते हैं, वो साइन थीटा के बराबर आएगा। तो आई होप अगर आप ऐसे सॉल्व करेंगे तो ऐसे आप सारे एंगल्स का फॉर्मूला समझ पाएंगे, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ मैथमेटिकल टूल्स। बच्चों आपको पता है फिजिक्स में हम लोग मैथमेटिक्स यूज़ करते ही हैं, ठीक है। तो मैं कुछ ऐसे मैथमेटिकल टूल्स यूज़ करूँगा, ठीक है, जो कि हमारे लिए बहुत ही नेसेसरी है, ठीक है, जिसके बिना हम लोग फिजिक्स को आगे के न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो दो ऐसे मैथमेटिकल टूल हैं, पहला है डिफरेंशिएशन और दूसरा है इंटीग्रेशन। तो ये दो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बायो वाले बच्चे वो आगे जाके ये सब चीज़ नहीं पढ़ेंगे, तो आप लोग इस क्लास में इन सब चीज़ों को ध्यान से पढ़ें, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। तो अब हम शुरू करते हैं डिफरेंशिएशन के बारे में। पहले उसका थोड़ा इंट्रोडक्शन जानते हैं हम लोग क्या होता है। बच्चों जो डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है, अगर मैं मैथमेटिकली समझाऊँ आपको, मान लूँ अगर मेरा कोई y एक फंक्शन है, y एक वेरिएबल है जो कि एक फंक्शन है x वेरिएबल का, ठीक है बच्चों। y यहाँ पे एक वेरिएबल है, x यहाँ पे वेरिएबल है, मतलब जो y की जो वैल्यू है वो x की वैल्यू पर डिपेंड कर रही है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल y कैसा भी हो सकता है x² + 1, ठीक है। तो y एक फंक्शन है जो x की वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है, तो x की वैल्यू हम जितनी भी लेंगे अकॉर्डिंगली y की वैल्यू उतनी आ जाएगी, ठीक है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि y इज़ अ फंक्शन ऑफ x। तो अगर ऐसा है तो मैं अगर मैं बोलूँ कि डिफरेंशिएशन ऑफ y मुझे चाहिए, तो वो क्या होगा, उसको लिखने का तरीका क्या है, dy/dx, राइट। ये इस y को हमने डिफरेंशिएट किया है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे x वो वेरिएबल है जिस पे y डिपेंड करता है, राइट। तो सपोज अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन सॉल्व करेंगे, तो इसका कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगा। बच्चों एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी आप किसी वैल्यू को, किसी वेरिएबल को या किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं तो किसी न किसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में उसको करते हैं, ध्यान रखना। तो रिस्पेक्ट में अगर हम करेंगे तो ये करेंगे कि y x पर डिपेंड है तभी होगा। सपोज अगर मैंने ले लिया dy/dt, अब t तो कोई वेरिएबल है नहीं जिस पर y डिपेंड कर रहा है, तो ऐसे केस में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि y t पर डिपेंड कर ही नहीं रहा, तो उसके रेस्पेक्ट में हम लोग इसको डिफरेंशिएशन कर ही नहीं सकते, ठीक है। अब सपोज मैंने मान लिया कि मेरे यहाँ पे कोई रॉड ले लिया मैंने, जिसकी लेंथ मैंने मान ली y, ठीक है, और उसकी जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसको हमने मार्क कर लिया y1 से और आखिरी को y2 से, है ना। तो अब ध्यान से देखो कि y2 माइनस y1 किसके बराबर है, y के बराबर है ना। y2 माइनस y1 किसके बराबर है, y के बराबर है,
इस लेंथ के बराबर। वहीं अगर मैं इसमें से एक छोटा सा, बहुत ही छोटा सा लेंथ काट लूँ, जिसको मैं एलिमेंट बोलूँगा, ठीक है, एलिमेंट बोलूँगा क्योंकि ये एलिमेंट्री पार्ट है, इसका बहुत ही छोटा पार्ट है, ठीक है। तो मैं इसको दिखाऊंगा किससे, डी वाई से। अब ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि सपोज़ ये लेंथ कितनी थी, y2 माइनस y1 मतलब y के बराबर। तो अगर मैं ये मान लूँ कि मैं लेंथ को इस साइड से भी इसे कंप्रेस करता जाऊँ और इस साइड से भी कंप्रेस करता जाऊँ, मतलब y2 माइनस y1 की वैल्यू इतनी ज़्यादा छोटी कर दूँ कि लगभग 0 आ जाए, तो मतलब मुझे ये वाली लेंथ मिल जाएगी, राइट। तो सेम वे यहाँ पे लिखने का तरीका है कि अगर मैं y2 माइनस y1 को बहुत छोटा कर दूँ, मतलब इसकी डिस्टेंस को बहुत छोटा कर दूँ, मतलब लगभग टेंड्स टू 0 कर दूँ, तो y यहाँ पे किस चीज़ में बदल जाएगा, dy में। तो dy क्या है, y का एक एलिमेंट है, बहुत छोटा पार्ट है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। और वहीं इंटीग्रेशन इज जस्ट रिवर्स ऑफ दिस प्रोसेस, ठीक है। इंटीग्रेशन में क्या होता है कि सपोज हमें dy दिया हुआ है, तो ऐसे हम इन्फानाइट dy को ऐसे हम जोड़ देंगे लाइन से, बहुत सारे dy को रख देंगे, मतलब इंटीग्रेट कर देंगे उस लेंथ को, ठीक है, उस लेंथ को इंटीग्रेट कर देंगे, उस dy को इंटीग्रेट कर देंगे एक लिमिट से y1 से y2 तक। तो हमें लेंथ कितनी, मतलब हम पूरा बहुत सारे एलिमेंट्स को जोड़ रहे हैं, ठीक है, तो हमें पूरी लेंथ आ जाएगी। तो मतलब इसके इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, पाई के बराबर, राइट। तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आपस में एकदम जस्ट रिवर्स प्रोसेस है। तो आई होप इतनी भी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो अब हम बात करते हैं, है ना, अब एक नया डिफरेंशिएशन को अब हम थोड़ा और आगे देखते हैं। सपोज़ आप यहाँ पे ऐसे जा रहे हो, ठीक है, भाग रहे हो ऐसे, आप ऐसे भाग रहे हो और भागते भागते अब एक एक्स एक्सिस में भाग रहे हो प्लेन पे, और अचानक से एक स्लोप आया, ठीक है, एक पहाड़ आया जो कि कॉन्स्टेंटली इंक्लाइंड है, राइट। तो ऐसे जाओगे और ऐसे चलते जाओगे, मतलब ये देखो, ये जो स्लोप है यहाँ से ज़मीन ऐसे गई है, और यहाँ से जो इंक्लाइंड है ये एक यहाँ से कांस्टेंट है, ठीक है, तो यहाँ से कांस्टेंट है। तो होगा क्या बच्चों कि अगर आप सपोज जब भी यहाँ से ऐसे चढ़ाई चढ़ोगे तो आप उसको क्या बोलोगे कि स्लोप बड़ा हाई है ना, स्लोप है, ऊंचाई है, ठीक है। तो अगर आप सपोज स्लोप या ऊंचाई पे चढ़ रहे हो, यहाँ पे ऊंचाई कांस्टेंट है ना, यहाँ पे ध्यान से देखिए, ऊंचाई कांस्टेंट है, ऐसे चलती जा रही है, ठीक है, सिर्फ मैं इस केस की बात कर रहा हूँ। तो ये ऊंचाई यहाँ पे कांस्टेंट है, ठीक है। तो अभी इस ऊंचाई को अगर मैं डिफाइन करूँगा तो कैसे करूँगा, मतलब मैं अगर इस पॉइंट पे हूँ तब भी मैं कहूँगा कि ये थीटा सपोज ये यहाँ से थीटा एंगल इंक्लाइंड है, ठीक है। यहाँ पे रहूँगा तब भी कहूँगा कि हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल इंक्लाइंड है। इस पॉइंट पे रहूँगा तब भी यही कहूँगा कि हॉरिजॉन्टल से ये जो स्लोप है थीटा एंगल इंक्लाइंड है, ठीक है, थीटा एंगल इंक्लाइंड है। तो अब बात यहाँ पे ये आई कि मतलब हर जगह हमें क्या कांस्टेंट मिल रहा है, तो हर जगह हमें क्या कांस्टेंट मिल रहा है, हमें थीटा कांस्टेंट मिल रहा है। मतलब हर एक पॉइंट पे हम देख रहे हैं कि क्या कांस्टेंट है, थीटा कांस्टेंट है, मतलब इक्वली इंक्लाइंड है हॉरिजॉन्टल सरफेस से। तो हम ये कह सकते हैं जो हमारा स्लोप है ये कहीं ना कहीं थीटा पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, थीटा पे डिपेंड कर रहा है। तो बच्चों अगर सपोज़ मैंने इसको ऐसे एक ट्रायंगल बना दिया, एक ऐसा ट्रायंगल बना दिया और इसको मैंने थीटा बोला, तो हम इस स्लोप को कैसे डिफाइन करते हैं, tan थीटा के फॉर्म में, tan थीटा के फॉर्म में, ठीक है। तो बच्चों कभी भी फिर आपसे पूछा जाएगा स्लोप क्या होता है, स्लोप एक्चुअली आप जहाँ भी देखेंगे आपको यही दिखेगा, स्लोप होता है tan थीटा के बराबर। क्यों होता है, मैंने फिर से बताया कि आप जहाँ भी रहेंगे स्लोप मतलब जो ऊंचाई है वो बराबर रहेगी, मतलब हर जगह एंगल सेम रहेगा। तो हमने एक पैरामीटर डिफाइन किया है कि जो स्लोप है वो थीटा पे डिपेंड करता है ना, किस फॉर्म में, tan थीटा के फॉर्म में, है ना। और tan थीटा क्या होता है यहाँ पे, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो बच्चों अगर ये बेस है, सपोज़ मैं डायग्राम सपोज यहाँ पे दोबारा बना ले रहा हूँ ऐसे, ठीक है, ये थीटा, इस हॉरिजॉन्टल को मैंने मान लिया सपोज x1 और इसको x2, ठीक है, और इसको इस डिस्टेंस को मैंने मान लिया, इसको मैंने y2 मान लिया, इस कोऑर्डिनेट को, इसको y1 मान लिया, ठीक है। तो इस केस में मुझे बताओ जो मेरा स्लोप है कितना होगा, वो होगा tan थीटा के बराबर, और tan थीटा किसके बराबर होगा, y2 माइनस y1, मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस, बेस कितना है, x2 माइनस x1। बच्चों आई होप आपको समझ में आ रहा होगा x2 माइनस x1 क्यों ले रहा हूँ। इसकी कोऑर्डिनेट मैंने x1 मान ली है, x1 y1, ठीक है, और इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट मैंने मान ली है x2 y2, इसलिए इसको ऐसा लिखा है, ठीक है। तो अब बच्चों क्या होगा, ये तो केस है जब थीटा हमारा कांस्टेंट है, ठीक है, जब थीटा हमारा कांस्टेंट है। तो आप हमेशा ध्यान रखना कि स्लोप हमेशा किसके बराबर होगा, tan थीटा के बराबर होगा, जो कि इसके बराबर होगा कब, जब हमारा स्लोप कांस्टेंट है, मतलब थीटा कांस्टेंट है, ठीक है। बच्चों बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे स्लोप कांस्टेंट नहीं होता, मतलब ऐसे जा रहे हो स्लोप कंटिन्यूसली चेंजिंग है, यहाँ जा रहे हो कम स्लोप है, फिर बढ़ता बहुत ज़्यादा हो गया, मतलब इस पॉइंट पे है तो स्लोप सपोज ऐसे है, ये एंगल θ1, इस पॉइंट पे आए तो स्लोप हमारा ऐसे है, राइट, मतलब θ2, इस पॉइंट पे आए तो स्लोप हमारा लगभग 90 डिग्री हो गया, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे जो थीटा है कंटिन्यूसली चेंजिंग है, ठीक है, थीटा कंटिन्यूसली यहाँ पे चेंज हो रहा है। तो ऐसे केस को हम स्टडी कैसे करें, ठीक है, प्रॉब्लम ये आती है, ऐसे केस को हम स्टडी कैसे करें, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, सपोज़ मैंने दो पॉइंट ले लिए यहाँ पे, एक ये पॉइंट और
एक ये पॉइंट, ये देखिए ये कर्व आपको दिख रहा होगा, और मैंने यहाँ पे यहाँ से परपेंडिकुलर डाला और यहाँ से इस लाइन के परपेंडिकुलर यहाँ डाला, तो मतलब लगभग एक ट्रायंगल जैसा शेप आ रहा है। मैं इसको यहाँ बाहर निकाल के आपको बड़ा करके दिखा रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे सपोज़ मैंने इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 y1 मान लिया है और इसका x2 y2 मान लिया है, ठीक है। तो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, ये यहाँ से x1 से x2 तक जाएगी, और ये वाली लेंथ कहाँ से कहाँ तक जाएगी, y1 से y2 तक। तो मतलब ये लेंथ कितनी होगी, y2 - y1, ये वाली लेंथ कितनी होगी, x2 - x1, ठीक है। तो हमने यहाँ पे मान लिया है कि सपोज़ ये एंगल थीटा है जो कि कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, थीटा यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, ये चीज़ ध्यान देने वाली है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या, ये राइट एंगल तो है नहीं, तो यहाँ पे मैं ये tan थीटा वाला फॉर्मूला लगा नहीं सकता, तो मैं स्लोप निकालूंगा कैसे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम, ठीक है। तो यहाँ पे स्लोप निकालूंगा कैसे मैं, तो यहाँ पे बच्चों हम अजम्पशन लेते हैं, हमें अजम्पशन मानना पड़ता है। ये जो ट्रायंगल, ये जो हाइपोटेनस जैसा लग रहा है, ये हाइपोटेनस है नहीं क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो हम इसको स्ट्रेट लाइन कैसे बनाएंगे, इसको स्ट्रेट लाइन बनाने का तरीका क्या है कि इस लाइन को हम इतना पास ले आए, इन दो पॉइंट को इतना पास ले आए कि ये देखो स्ट्रेट लाइन अपीयर होने लगे। समझ में आ गई बात आपको, इस पॉइंट को इतना पास ले आए कि ये स्ट्रेट लाइन अपीयर होने लगे, ठीक है। और ऐसा हम करेंगे कैसे, ऐसा हम तभी कर पाएंगे जब इस y2 - y1 को बहुत पास ले आए और x2 - x1 को बहुत पास ले आए, मतलब ऐसे, मतलब y2 - y1 को, है ना, बहुत पास ले आए, मतलब लगभग 0 ले आए। तो ये जो लेंथ है, ये क्या हो जाएगी, इसको हम बोलने लगेंगे dy, ठीक है। और ये जो लेंथ है x2 - x1, इसको भी बहुत छोटा कर देंगे, लगभग 0। तो ये लेंथ किसके बराबर हो जाएगी, dx के, ठीक है। तो अब देखिए, अब यहाँ पे हमने एजम्पशन माना, तो अब हम कह सकते हैं कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, जिसमें ये थीटा पहले वेरिएबल था, अब ये थीटा कांस्टेंट जैसा लगने लगा है, ठीक है। जिसको हम, और ये वाली लेंथ अब कितनी बन गई है, ये dy बन गई है, और ये dx बन गया है। क्यों, क्योंकि y2 - y1 को हमने बहुत छोटा कर दिया, और x2 - x1 को भी बहुत छोटा कर दिया। तो बहुत छोटा जब हो जाता है तो एलिमेंट्स के बराबर होता है, एलिमेंट्री पार्ट हो जाता है वो, तो ये dy हो गया, dx हो गया, ठीक है। तो हम यहाँ पे सिंपली अपना स्लोप निकाल सकते हैं। तो जो हमारा स्लोप होगा वो किसके बराबर होगा, tan थीटा के बराबर, और tan थीटा मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस, मतलब dy dx। तो बच्चों ये होता है डिफरेंशिएशन, मतलब एक जहाँ पे y का जो डिफरेंशिएशन किया है विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ से हम कह सकते हैं जो डिफरेंशिएशन होता है इट्स अ काइंड ऑफ स्लोप, ठीक है। जो डिफरेंशिएशन होता है इज़ अ काइंड ऑफ स्लोप, मतलब डिफरेंशिएशन मतलब ही क्या हुआ, स्लोप निकाल रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। और हमने ये जो अजम्पशन माना किसके लिए, जब भी हमारा जो इंक्लिनेशन था वो उसका जो थीटा था वो वेरिएबल था, मतलब इंक्लिनेशन जब वेरिएबल होता है तब केस में हम इसको अजम्पशन मानते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा कि जो डिफरेंशिएशन में dy/dx क्यों आता है, ठीक है। अगर ये वाली लेंथ अगर x है, x डायरेक्शन में है, ये y डायरेक्शन में है, तो ठीक है। तो ये डिफरेंशिएशन का पार्ट था। अब इसके बारे में हम कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें देखेंगे। चीज़ और कि इस dy/dx को हम लोग कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं, इट्स अ स्लोप ऑफ ग्राफ y विद रिस्पेक्ट टू x, है ना। या तो हम ये भी कह सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, है ना। तो स्लोप का मतलब ही यही होता है, ठीक है। तो हम इसके कुछ फॉर्मूलेज देखेंगे डिफरेंशिएशन के, जो आपके अब काम आएंगे। तो बच्चों अगर मान लेते हैं हम लोग हमारा जो y है अगर एक कांस्टेंट के बराबर है, तो उस केस में उसका जो डिफरेंशिएशन होता है dy/dx वो क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। इस चीज़ को समझते हैं। ये देखिए कांस्टेंट मतलब सपोज y मेरा इक्वल्स टू लेट्स से 5 के बराबर है ना। तो इस ग्राफ को अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो भी कैसे करेंगे, ये देखिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। तो y इक्वल्स टू 5 मतलब इस 5 पे ये ग्राफ ऐसा जा रहा है, ठीक है, ऐसा जा रहा है। मतलब ये x चाहे जितना ही बढ़ा दीजिए घटा दीजिए, y सेम रहेगा, मतलब y x पर डिपेंड नहीं कर रहा है। और मैंने पहले ही बताया था कि, है ना, ये क्या है डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब y x पे डिपेंड है, नहीं डिपेंड करेगा तो 0 ही होगा। ये चीज़ मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताई थी, ठीक है। देखिए यहाँ पे दूसरा फॉर्मूला, अब हम मान लेते हैं जो y है ये x पे इस तरह से डिपेंड कर रहा है, x⁴ n पे, n कोई भी यहाँ पे इंटीजर है, ठीक है, n क्या है यहाँ पे इंटीजर है। तो इस केस में जो y का डिफरेंशिएशन होगा x रेस्पेक्ट में, मतलब dy/dx इक्वल्स टू ये जो पावर है ये आ गया कि मल्टीप्लाई हो जाएगा n इंटू x⁴, ये पावर 1 से कम हो जाएगा, मतलब n - 1। तो dy/dx किससे बराबर हो गया, n इंटू x⁴ n - 1। इसको आप लोग एग्जाम्पल से समझेंगे। सपोज y इक्वल्स टू x⁴ 6 है, तो उस केस में मेरा dy/dx बराबर किसको हो जाएगा, ये 6 है आगे आ जाएगा 6 x⁴ पावर में 1 माइनस हो जाएगा, मतलब 6 - 1 मतलब 5। तो ये आपका ऐसा आ जाएगा। एक और एग्जाम्पल लूँ तो y इक्वल्स टू x⁴, सपोज मैंने ले लिया 4, तो क्या हो जाएगा dy/dx इक्वल्स टू, है ना, जो पावर जो है वो आगे आ जाएगी 4 इंटू x⁴, पावर 1 कम हो जाएगी मतलब 3 हो जाएगी,
ठीक है। ऐसे ही हम लोग एक और ले सकते हैं y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 1/2। बच्चों देखो मैंने भी थोड़ी देर पहले बोला था इंटीजर है, ठीक है, लेकिन इन केस अगर इंटीजर ना हो तो क्या होगा वो, ठीक है। अब देखिए मैंने जस्ट फॉर्मूला समझने के लिए आपको ये चीज़ बताई थी। तो अब देखिए ये क्या होगा, dy/dx, पावर आगे आके मल्टीप्लाई जाएगी, मतलब कितना हो जाएगा 1/2 इंटू एक्स टू द पावर, एक्स टू द पावर क्या हो जाएगा, ठीक है, एक्स टू द पावर 1/2 माइनस 1 हो जाएगा। तो इसको कैसे लिख सकते हैं 1/2 एक्स टू द पावर माइनस 1/2। तो इसको हम कैसे फिर से लिख सकते हैं, ये आ जाएगा 1/2 अंडर रूट ऑफ एक्स के बराबर, ठीक है। वहीं पे अगर मैं बोलूँ y इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स है, जिसको हम क्या कैसे लिख सकते हैं, एक्स टू द पावर 1/2 भी लिख सकते हैं। तो इस केस में क्या होगा dy/dx। तो बच्चों ये देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, और ये दोनों केस सेम ही था एक्चुअली। तो यहाँ पे मैंने अंडर रूट ऑफ एक्स ही लिया था। अब हम नेक्स्ट एक और एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं। सपोज मेरा y बराबर है x² + 3x + 1 के। तो उस केस में जो मेरा dy/dx होगा वो कैसा होगा, इंडिविजुअली मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा, ध्यान रखना आप लोग, ठीक है, क्योंकि एडिटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है ये। तो x² को डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x टू द पावर 1 प्लस इसका कितना हो जाएगा, जो पावर थी आगे आके मल्टीप्लाई होती थी, मतलब 1 आगे आके मल्टीप्लाई होगा, तो 3 × 1 = 3 होगा, और x टू द पावर 0 मतलब 1 मतलब 3 रहेगा, प्लस 1 को डिफ्रेंशिएट करेंगे, 1 एक कांस्टेंट वैल्यू है, अभी हमने देखा था क्या होता है कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0। तो ये कितना आ गया मेरा 2x + 3 के बराबर, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। तो अब सपोज मैंने एक ले लिया y इक्वल्स टू 6x³, ठीक है। इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, dy/dx किसके बराबर हो जाएगा, ये 3 आगे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6 × 3 = 18, एक्स टू द पावर 1 कम हो जाएगी, पावर कितना आ जाएगा, तो ये इतना ईजिली हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों आप लोग ऐसे एक और चीज़ सॉल्व करिए। सपोज मैंने आपको दे दिया y इक्वल्स टू, एक क्वेश्चन दे दिया y इक्वल्स टू लेट्स से 5/x, इसको आप डिफ्रेंशिएट करिए, मतलब dy/dx की वैल्यू फाइंड करिए, ठीक है। फाइंड करके आप कमेंट्स में भी इसको लिख सकते हैं, कमेंट्स में भी लिखिए, ठीक है। अब हम बच्चों आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग शुरू करेंगे यहाँ से y इक्वल्स टू e⁻x से, कि इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, ठीक है। तो आप लोग इसको ट्राई करें, आप लोग इसको ट्राई करिए, नेक्स्ट क्लास में मैं यहीं से कवर करूँगा, ठीक है। ऑलराइट बच्चों, थैंक यू सो मच।